देखो जो मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूले बताए बेटा, वो फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं आपको पता है, डेरिवेटिव से आ रहे हैं। तो डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस चल रहा है। तो मैंने यहाँ सारे फॉर्मूले लिख दिए जो ज़्यादा आपको याद रखने हैं, यानी ये वो वाली बात है जो आपको याद रखनी है ना, वो पॉइंट है ये जो आपको रिमेंबर रखना है। इतना आपको याद होना जरूरी है इंटीग्रेशन करने से पहले, ठीक है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो इसका मतलब समझ जाओ इंटीग्रेशन अभी पॉसिबल नहीं है फिर करना, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आएंगे, ये फॉर्मूले आपके सामने आएंगे, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब देखो इसमें एक चीज और समझनी तुम लोगों को, हमारे पास ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना। जैसे पहली प्रॉपर्टी अगर बात करूं, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और किसी फंक्शन का कर रहे हैं बेटा, कैसे कर रहे हैं, एफ को बोल रहे हैं फंक्शन, और उसके अंदर कोई कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया, और हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, तो हमें से प्रॉपर्टी होती है कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। कहाँ जाता है, तो कांस्टेंट को बाहर लेते हैं और फंक्शन का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। ये पहली प्रॉपर्टी है हमारी। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ 5 लिखा है, यहाँ पे x² 4 लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे ये फंक्शन है और ये 5 कांस्टेंट है, तो क्या करा जाएगा, 5 कहाँ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन किसका होगा, x² 4 dx। और अभी आपको मैंने बताया कि x² 4 का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पावर में 1 जोड़ना होता है और नीचे भी पावर में 1 जोड़ना होता है, और प्लस में क्या लगाना होता है, c। तो आंसर आएगा 5x⁵ प्लस में 5 से 5 क्या हो गया, तो आंसर क्या आ गया, बाय c, है ना, प्लस c। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो पहली प्रॉपर्टी ये बताती है हमें कि किसी भी फंक्शन का जब कोई कांस्टेंट आता है तो हमेशा वो कांस्टेंट कहाँ जाता है बेटा, बाहर, उसका हम इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके मन में आएगा सर अकेला आ जाए तो क्या होगा, किसी फंक्शन का नहीं हो तो जैसे कि हम लोग पढ़ते थे, मान लो 5 आ गया, क्या आ गया, 5 dx, मतलब एक कांस्टेंट आ गया, तो हमें पता है कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सिर्फ 1 dx, है ना, एक तो बचेगा ही ना। आप मुझे बताओ x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था, x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5x प्लस। क्लियर हो जाएगी बात? किसका डेरिवेटिव ये चेक कर लो, उसका एंटी डेरिवेटिव कर देना है ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या होगा, ओ सॉरी 6 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 6x। अगर मैं कह रहा हूँ 100 लिखा हुआ है सिर्फ, तो आंसर क्या होगा, 100x। क्यों, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि 100 तो बाहर आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है हर बार 1, और एक इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, x हो रहा है। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो बेसिक चीज़ें हैं, पहले ये वाली प्रॉपर्टी नोट करो, फिर उसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी बता दूँ। बताओ। अच्छा, देखो अब अगला हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जैसे ना मैं आपसे कहता हूँ कि इंटीग्रेशन करना है मुझे, ठीक है, और इंटीग्रेशन में ना 1, 2 और 3 फंक्शन आ रहे हैं साथ में, प्लस में, किसमें आ रहे हैं, जैसे डेरिवेटिव में वो कहता था ना कि प्लस वालों को हम सेपरेट कर लेते थे, माइनस वालों को सेपरेट कर लेते थे, ऐसे इंटीग्रेशन में भी है कि अगर 1, 2, 3, मैं 3 के ले रहा हूँ, 3 से 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और मुझे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है। तो बेटा प्रॉपर्टी कहती है कि फर्स्ट को आप इंटीग्रेट अलग करोगे, प्लस सेकंड वाले को इंटीग्रेशन अलग करोगे, और प्लस थर्ड वाले का इंटीग्रेशन आप अलग करोगे। ये प्रॉपर्टी है, प्लस वाले को सेपरेट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूं तो अंदर आ रहा है मान लो x², मान लो लिखा है 2x और प्लस में लिखा है 1, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कितनी चीज़ें इसमें, 1, 2, 3, तो मैं सेपरेट कर सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, x² को अलग और विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस 2x को अलग और प्लस 1 को अलग, ऐसे कर लिया मैंने। x² का इंटीग्रेशन सबसे पहले हमें पढ़ा कि पावर में क्या करना है, 1 जोड़ना है, और नीचे भी क्या करना है, पावर में 1 जोड़ना है, ठीक है। फिर इधर आए, 2 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, लेकिन साथ में किसके आ रहा है, x के, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन करोगे, पावर कितनी है इसकी, 1, तो पावर में 1 जोड़ देंगे और नीचे भी पावर में 1 जोड़ देंगे, प्लस 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, x।
अब तुम सोचोगे भैया यहाँ भी सी आना चाहिए था, यहाँ भी सी और यहाँ भी सी, तो बेटा 3 सी नहीं आएंगे, एक ही बार लिखना पड़ेगा पूरे इंटीग्रेशन में। तो एक बार क्या लगा देंगे फाइनल सी। तो ये हमारा आंसर हो गया x³/3 2 x²/2 प्लस में x और प्लस में c। इस 2 से 2 काट सकते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात? अगर ये चीज़ अगर मान लो माइनस में होती तो, अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो माइनस का साइन लगाते, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें। तो एक बार सभी इसका आंसर बता सकते हो क्या? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? हमारा जो पहला फॉर्मूला बेटा वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx है ना। क्या इंटीग्रेशन है इसका? है ना। लेकिन आप ये ध्यान रखो, बस यहाँ पे कंडीशन है कि n की जो वैल्यू है ना, n की जो वैल्यू है वो आपकी -1 नहीं होनी चाहिए। बस क्या नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि गलती से अगर -1 हो गई तो सपोज करो ये x और -1 था, है ना, और इसका इंटीग्रेशन करने को बोल दिया, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे और नीचे भी इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे, तो ऊपर आ जाएगा x और 0 और नीचे भी क्या हो जाएगा, और जिसके नीचे 0 आ जाता है वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हटा दो, मतलब अवॉइड कर दो। कौन सी अवॉइड? कि x की n की जो वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए बस। बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है ये, लेकिन बस -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आप सोचोगे भैया फिर क्या करना है, ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग? तो आप देखो कि अगर x की और -1 आ गई इंटीग्रेशन करने के लिए, तो -1 का मतलब वो नीचे अगर पॉजिटिव होगा ना, वो नीचे क्या है, फ्रैक्शन में, और 1/x इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है। तो सिर्फ इस वाले केस में आपको आंसर बदलना है, बाकी सभी केसेस में क्या होगा, ये अपनाया जाएगा। समझ गए इतनी बात को? किसी को दिक्कत तो नहीं होगी? बस -1 पावर के देख पे तुरंत जल्दीबाजी मत कर देना कि ऐसे लगा दो, वो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना आप, लॉग वाली फॉर्म में। इतनी बात क्लियर है? अभी देखो थोड़े क्वेश्चन करते हैं इस पे। जैसे पहले मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, मैंने कहा आप ना x की पावर -3 का इंटीग्रेशन करिए, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपको सर बिल्कुल सिंपल, पावर में 1 जोड़ना है और नीचे भी पावर में 1 जोड़ना है और प्लस में क्या लगाना है, c। तो आंसर हो जाएगा x को -2 अपॉन में ये हो जाएगा -2, है ना, आंसर आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा। बाकी अरेंजमेंट कर सकते हो आप लोग, इस माइनस को आगे लिख दो एक बार ऐसे करके। अगर मैंने कहा कि x की पावर बेटा 2/3 है, कितनी है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आपको सर कोई दिक्कत नहीं, पावर में क्या करना है, 1 जोड़ना है और नीचे भी पावर में 1 जोड़ना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, x की पावर 5/3 और नीचे भी क्या आएगा। अच्छा हम एक बात तो समझ पा रहे हैं, जो ऊपर आता है हमेशा वही नीचे आता है, तो एक बार कर लो, उसके बाद बार बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि क्यूब रूट ऑफ x है, क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको पता है जिसके ऊपर क्यूब रूट होता है उसकी पावर 1/3 होती है, और उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर में 1 ऐड हो जाएगा और नीचे भी पावर में 1 ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, x की पावर 4/3 और नीचे भी क्या बनेगा, ये आंसर आ जाएगा। प्लस में c लगाना नहीं भूलेंगे गलती से भी, है ना। जितने भी इनडेफिनिट हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल में हमेशा हम लोग c का यूज़ करते हैं, उसका रीज़न मैं आपको सबसे पहले बताया। लेकिन जहाँ पे हमारे पास बेटा इंटीग्रेशन में लिमिट आ जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा गया 0 to π/2 sin x dx, ये हमारे पास लिमिट अगर दे दी लोअर अपर, तो ये बन जाएगा बेटा डेफिनेट। क्या बन जाएगा, और यहाँ पे हम c नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम c अवॉइड कर देते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे। मैंने सिर्फ ये बताया कि डेफिनेट में c नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे c इनडेफिनेट में। इनडेफिनेट में लिमिट नहीं दी होती, सिर्फ इंटीग्रेशन साइन लगा होता है। जैसी साइन ये लिमिट लग गई ना, समझ जाओ वो डेफिनेट हो गया, और वहाँ पे हम c नहीं करते यूज़, ठीक है। अगर मान लो आपके सामने x की पावर -5 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो क्या होगा, x की और -5 का, जल्दी से। कितना, हाँ, x की पावर 6/6 प्लस c, यही आंसर आएगा क्या, हाँ। इसकी पावर नेगेटिव है, ऊपर जाके क्या बनेगी, और x और 5 का इंटीग्रेशन 5 में 1 जोड़ा, नीचे भी 5 में 1 जोड़ा। अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है, नहीं 1/x की पावर
-2/3, इसका इंडिकेशन बता सकते हो? x की पावर -2/3 का इंडिकेशन क्या होना चाहिए आपके साथ? देखो एक कंडीशन होती है, जैसे कि ना अभी तक हम लोग इंडिकेशन की जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं सब में ना एंगल जो लिखा है सिंपल एंगल लिखा हुआ है, x सबके साथ आ रहा है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा मुझे ना sin x का इंडिकेशन करना है, किसका इंडिकेशन करना है? और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो आप कहोगे सर sin x का इंडिकेशन -cos x होता है। क्या होता है? ठीक है, कन्फ्यूजन बहुत बच्चों को क्रिएट होती है, वो जानते हैं कि cos x का डेरिवेटिव में -sin x आता है, तो sin x के इंडिकेशन में तो cos x आना चाहिए। बेटा नहीं, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे sin x में माइनस आता है और cos वाले में प्लस आता है, जबकि डेरिवेटिव में क्या होता था? cos वाले में माइनस आता था और sin वाले में प्लस। हाँ मतलब देखो cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, सही मायने में तो है ना, होता है। लेकिन मैं सिर्फ sin x का इंडिकेशन पूछ रहा हूँ, तो मुझे यार बराबर करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। बिल्कुल उल्टा होता है, रिवर्स प्रोसेस। अब यहाँ पे मैंने लिखने के बाद एक बात वो समझी, यहाँ पे एंगल x यूज हो रहा है और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे होते, मतलब y का एंगल होता और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते, तो बेटा इंडिकेशन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेशन क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूँ sin थीटा लिख दूँ और यहाँ पे d थीटा लिख दूँ, क्या लिख दूँ? तो आप कहोगे सर ठीक है, इंडिकेशन बन जाएगा cos थीटा माइनस का ना, फॉर्मूला वही रहेगा, बस वेरिएबल बदला है मैंने, x की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? d थीटा, तो आंसर आ गया। अगर मैं लिख रहा हूँ sin y, क्या लिख रहा हूँ? और dy, तो आंसर क्या होना चाहिए? ये आ जाएगा। वेरिएबल बदल रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में भी वैल्यू बदल रही है ना। लेकिन अगर अलग अलग वैल्यू हैं तो बेटा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में कभी अटक जाओ तो समझ जाना आप कुछ गलत कर रहे हो, ये सेम नहीं होने, वो सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने एक बात वो समझनी है, जैसे कि एंगल अगर थोड़ा सा बदल दूं मैं, ये तो बड़ा सिंपल सा एंगल है x, लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका इंडिकेशन बोल दिया मैंने, sin ax प्लस b। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी फंक्शन के साथ ये वाली फॉर्म आ जाए, कौन सी फॉर्म आ जाए? ax प्लस b आ जाए, तो बेटा इसका ना शॉर्टकट होता है कि जब भी हमें इसका इंडिकेशन करना पड़े तो इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो। क्या मान लो? तो आप sin x का इंडिकेशन तो जानते हो, क्या होता है? माइनस cos x, पूरा एंगल को साथ में ले लिया। उसके बाद जो x के साथ वाला है ना बेटा, बस वो नीचे लिखना है। कहाँ लिखना है? और प्लस में c आंसर हो जाएगा। ये एक तरह से चेन रूल है इंडिकेशन का। आया कैसे अभी समझेंगे सब कुछ। अगर मैं कह रहा हूँ cos आ गया, क्या आ गया, और साथ में ये वाली टर्म आ गई ax प्लस b, तो क्या करेंगे? इसको x मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। क्या इंडिकेशन होगा इसका? साइन, और बटे में क्या आ जाएगा? और प्लस में। अगर मैं कह रहा हूँ सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? और लिखा है 5x प्लस 3, क्या लिखा है? इसका इंडिकेशन आपको करना है, तो सेक स्क्वायर के लिए सर x है, इंडिकेशन क्या होता है सेक स्क्वायर का? 10x है ना, x आ जाएगा सारा, और बेटा x के साथ वाला जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। तो नीचे क्या आ जाएगा? 5, और प्लस में क्या बचेगा? ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को दिक्कत? ये बात समझ आ गई बेटा आपको? अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेक 3x प्लस 1 10 3x प्लस 1, तो इसका इंडिकेशन क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? ये किसी न किसी का डेरिवेटिव है, प्रोडक्ट रूल अभी लगाएंगे इसमें, वो अलग चीज़ है। पहले इसका बताओ मुझे आंसर क्या होगा। अरे ये तो आंसर है बेटा। तो देखो बेटा, ये आई कैसे फॉर्मूला, इसको एक बार ड्राइव कर लेते हैं। मैं एक छोटे से एग्जांपल से ले लेता हूँ। मान लो हमारे सामने क्वेश्चन होता, ये होता है ना, और मुझे इसका आंसर लाना होता। वैसे तो मुझे एक लाइन में पता लग रहा है कि इसका आंसर 10 5x प्लस 3 अपॉन में 5 है, और प्लस में क्या है? c, बट मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बिल्कुल मेथड से ला के दिखाऊँ, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ना एक मेथड होता है बेटा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन बस इसको ड्राइव कर रहा हूँ मैं। इसको बोलते हैं
मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को पकड़ते हैं, उसकी जगह पे कुछ और पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करना ना, किसी एक जगह को रिप्लेस करके दूसरी जगह ला देना कोई चीज़, ऐसा होता है। तो आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी डिफिकल्टी कौन बढ़ा रहा है हमारी? नहीं, सेक स्क्वायर नहीं बढ़ा रहा, हमारा एंगल बढ़ा रहा है डिफिकल्टी। अगर ये नॉर्मल एक्स होता बेटा तो हम इंटीग्रेशन एक लाइन में कर देते क्या, लेकिन हमारी डिफिकल्टी कहाँ बढ़ी, इस एंगल की वजह से बढ़ी कि यार ये एंगल हमारे पास कहाँ से आ गया, ऐसे एंगल का क्या करें। तो हमारे तुरंत दिमाग में आएगा कि इसको कुछ लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, सुनते रहना। तो हमने कहा लेट, हमने 5x + 3 को t मान लिया बेटा। क्या मान लिया, इस पूरे को हमने t मान लिया, ठीक है। आप कुछ भी मान लो, u v w x y z कुछ भी, पर मैंने क्या माना है इसको, t। जो भी आप मानोगे उसका डिफरेंशिएशन करोगे बेटा। क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू x। तो 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5। 3 का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव, यही होगा। यहाँ से आपको करना क्या, dx की वैल्यू निकालनी है बस। किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप dx को इधर भेजोगे, 5 को इधर भेजोगे, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt/5। क्या आ जाएगी, आ जाएगी। किसकी वैल्यू निकाली हमने यहाँ से, dx की वैल्यू निकाल ली बेटा, dt/5। अब क्वेश्चन पे वापस आ गए, सेक स्क्वायर, इसको हम क्या मान चुके हैं बेटा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर ये t हो गया तो यहाँ पे अब dx नहीं हो सकता, यहाँ पे dt होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो हमने dx की वैल्यू निकाली है, कितनी आई है, तो इस dx को यहाँ से रिप्लेस करके इसकी जगह क्या आएगा, बात समझ गए। अब क्वेश्चन ठीक है, ये 5 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हमें पता है ये बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, तो 1/5 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर t। क्या बचेगा, ये बचेगा। और आप मुझे बताओ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। क्या होता है, तो 1/5 और हो जाएगा tan t, है ना। क्या हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा, ये हो गया। लेकिन लास्ट में जो हमने t की वैल्यू वापस पुट कर देनी, जो हमने मानी थी, क्या थी, तो हमारा आंसर हो गया 1/5 tan 5x प्लस, ये हमारा आंसर हो गया बेटा। समझ बात को, ये हमारा क्या आ गया। अब तुम मुझे बताओ, क्या हम इसको एक लाइन में नहीं कर सकते थे, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो एक लाइन में ही करेंगे पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन इतना नहीं आएगा, क्वेश्चन में यूज होगा। ये क्या होगा, कोई 4-5 इंडिकेशन में से एक में ये लगा दिया हमने तो हो जाएगा फटाफट, ठीक है। तो आज हमने इतना ही करा है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हाँ।